Hello students, I am Siddharth Chaudhary. Today we start Biomolecules class 11. बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आप लोगों को मैंने बता रखा है बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। इससे पहले एक लेक्चर हो रखा है, कुछ बच्चों को ये नोट्स लिखा हुआ है, कुछ बच्चों को लिखा हुआ नहीं है। मैं फिर से आज बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करता हूँ, जिनका छूट गया है वो फिर से देखना। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में मैंने बताया था, बायो मतलब लिविंग और मॉलिक्यूल्स आपको पता है एटम मॉलिक्यूल्स, जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग होते हैं वो सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का डिफिनेशन बताएं तो इन लिविंग टिश्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर, वो लिविंग टिश्यू कुछ भी हो सकता है, या एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जितने भी लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल होते हैं उसके अंदर जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब उसके अंदर जो भी कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर कार्बन होता है, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका डिफिनेशन। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो सारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिलते हैं। और मेनली बायोमोलिक्यूल्स में होते क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग आप कुछ भी ले लो, नॉन लिविंग जैसे आप सॉइल ले लो, अर्थ क्रस्ट जिसको बोलते हैं, अर्थ के चारों साइड से जो होता है, जो अर्थ क्रस्ट होता है, मिट्टी होता है, सॉइल होता है, उन सब में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। लेकिन बात करें यदि कार्बन, हाइड्रोजन की, तो नॉन लिविंग से ज्यादा लिविंग में होता है। ये आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है, उसमें बता रखा है कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन का कितना परसेंटेज होता है और लिविंग में कितना परसेंट होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, सोडियम कितना होता है। ये सारे एक चार्ट बने हुए आपके। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था जो लिविंग है उसमें कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं या वो किस चीज का बना होता है। मैंने कह दिया बायोमोलिक्यूल्स का बना होता है। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिक, जैसे मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का, यही तो है, ये तो है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस मिलते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स मिलते हैं, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, उसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक एनालिटिकल मेथड होता है। वो एनालिटिकल मेथड क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, कल ही मैं आपको समझाया था और पहले भी मैंने समझा दिया है। वो एनालिटिकल मेथड क्या था, सबसे पहले किसी भी लिविंग टिश्यू को लेते हैं, लिविंग टिश्यू में भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, किसी बॉडी, अपने बॉडी का या किसी एनिमल्स के बॉडी का कोई लीवर का सेल ले लो, किसी प्लांट्स का लीफ ले लो या किसी प्लांट्स का स्टेम ले लो, उस प्लांट्स किसी भी लिविंग का सेल लेते हैं, उस सेल को ग्राइंड करते हैं विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। ग्राइंड मतलब उसको जैसे अपन मिक्सर में मिक्स करते हैं वैसे बिल्कुल ग्राइंड करते हैं एसिड के साथ, उस सेल को एसिड के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब टिश्यू और जो एसिड्स है उनका सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर में फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद आप लोगों को पता है किसी चीज को फिल्टर करते हैं तो कुछ तो नीचे आता है और कुछ फिल्टर पेपर के ऊपर आता है। जैसे अपन छन्ने की बात करते हैं, चाय छानते हैं तो चाय जो है वो ग्लास में आता है, छन्ने के नीचे आता है, और जो चाय पत्ती है, जो लीफ है, वो छन्ने में रह जाता है। तो इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, नीचे जो फिल्टर पेपर से पास होके नीचे आ जाएगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। और जो छन्ने के ऊपर या फिल्टर के ऊपर रह जाएगा उसको बोलेंगे रेटिंटेट। ठीक है, रेटिंटेट बोलते हैं। अब जो नीचे आएगा, अब सोचने वाली बात है, जो नीचे आएगा वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा या माइक्रोमोलिक्यूल्स होगा। एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसका साइज बड़ा होता है, एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स जिसका साइज छोटा होता है। अब जो फिल्टर के नीचे या छन्ने के नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका साइज छोटा होगा। और वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एसिड में सॉल्युबल है। जो एसिड हम लोगों ने लिया था सॉल्यूशन में एसिड, वो
नीचे क्रॉस कर जाएगा क्योंकि वो लिक्विड होता है, और उसके साथ जो सॉल्युबल होगा वो नीचे आ जाएगा। मतलब जो नीचे आता है, जो फिल्टर को क्रॉस करता है, जिसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, वो एसिड सॉल्युबल होता है और वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। माइक्रो मतलब छोटा, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है और एसिड सॉल्युबल होता है। और जो फिल्टर के ऊपर रहता है उसको रेटिक्टेट बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब बड़ा, या तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या रेटिक्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब वो एसिड इनसॉल्युबल होगा क्योंकि एसिड इनसॉल्युबल है इसलिए वो ऊपर में है। यदि वो एसिड सॉल्युबल होता तो वो भी नीचे आ जाता। मतलब हमने पढ़ा बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स, एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एसिड सॉल्युबल होते हैं, और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल होते हैं। और एसिड इनसॉल्युबल होते हैं इसलिए वो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं रिटेंटेड। और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, एसिड सॉल्युबल है, वो नीचे आ जाते हैं फिल्टर के, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। इसका मतलब जो एसिड सॉल्युबल होगा वो तो माइक्रो, और जो एसिड इनसॉल्युबल होगा वो मैक्रो। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, कौन माइक्रो है कौन मैक्रो है। आपको पता है कि मोनोमर, कोई भी एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल हमेशा छोटा होता है, और उसी का एक चेन बना के बनाते हैं पॉलीमर, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। जो फिल्ट्रेट में आएगा, जो नीचे आएगा, वो होगा अपना एमिनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स। एमिनो एसिड्स, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके ज्वाइंट होके एक लंबा चेन बनेंगे, वो बनता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके बनाता है। तो सिंगल एमिनो एसिड्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके जो प्रोटीन बनेंगे वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसी तरह सिंपल मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। जो सिंपल मोनोसेक्राइड है, एक, मोनो मतलब एक, मोनोसेक्राइड एक, जैसे ग्लूकोज, एक ग्लूकोज ले लो तो वो एक सिंगल है तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और वही उसी बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ दो, एक ग्लूकोज का चेन बना दो, मतलब पॉलीमर, ग्लूकोज का पॉलीमर बना दो, जैसे सेलुलोज, तो सेलुलोज हो गया मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और ग्लूकोज हो गया माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मतलब मोनोसेक्राइड जो है वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, और पॉलीसेक्राइड, बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलकर बनाते हैं पॉलीसेक्राइड। जो पॉलीसेक्राइड है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसी तरह बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलकर बनता है डीएनए। डीएनए, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, इन सब से मिलकर बनता है डीएनए। तो इन सब से चेन मिलकर डीएनए बनता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो वो पॉलीमर होता है, तो वो हो गया आपका मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लेकिन उसी फॉस्फेट, नाइट्रोजन जो अलग अलग है, उनको ब्रेक करके वो हो गया मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो के लिए एक और डिफरेंस आते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टा से ज्यादा होता है। 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देख लिए मैक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। ठीक है, साइज के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, जो एसिड सॉल्युबल है वो मैक्रोमॉलिक्यूल, जो एसिड इनसॉल्युबल है वो मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया। एक चीज, एक एग्जांपल लेते हैं लिपिड्स का। अब लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन के आसपास होता है। 800 डाल्टन के आसपास होता है लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट। और हमने क्या पढ़ा था कि 1000 डाल्टन से जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होगा। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 है, तो ये होना चाहिए मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसका मतलब मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इसका मतलब वो नीचे फिल्ट्रेट में आना चाहिए, लेकिन ये फिल्ट्रेट में नहीं आता है। ठीक है, ये फिल्ट्रेट में नहीं आता, ये फिल्टर करके ऊपर में आ जाता है। इसका रीजन है, जो लिपिड है वो एसिड में इनसॉल्युबल होता है।
जो लिपिड्स है वो एसिड में इनसॉल्युबल होता है, वो वाटर में भी इनसॉल्युबल होता है। जब वो एसिड में इनसॉल्युबल होगा ही नहीं तो नीचे आएगा ही नहीं, भले उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिपिड्स के लिए एक एक्सेप्शन है। अब एक स्टूडेंट मेरे से पूछा था सर लिपिड्स सॉल्युबल क्यों नहीं है, वो क्यों सॉल्युबल नहीं है? जब बेटा आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ेंगे, उसमें जब मैं समझाया था सेल मेम्ब्रेन, मैंने बताया था कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। वो जो लिपिड्स होते हैं उसमें पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर से तो वो एसिड या उसमें मिक्स हो सकता है, लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं लिपिड्स में, उससे वो नॉन पोलर पार्ट एसिड में या वाटर में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो एसिड जो लिपिड्स है वो पोलर और नॉन पोलर दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो पोलर पार्ट तो वाटर गैस में मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो नॉन पोलर है वो वाटर गैस में मिक्स नहीं होंगे, इसलिए लिपिड मिक्स नहीं होता है। दूसरी बात, जो लिपिड्स होते हैं वो बहुत सारे फैटी चेन से बने होते हैं। जो फैट होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, उनके चेन से लिपिड्स बनता है। तो आपको पता है कि फैट सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये लिपिड्स के बारे में बता दिया। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है लिपिड्स के बारे में, अलग से दे रखा है लिपिड्स बारे में 147 पेज में आपके पास। ठीक है, तो ये तो अपन बात कर लिए कि जो एनालिटिकल मेथड है, जो एनालिटिकल मेथड है उसकी बात अपन ने कर लिया। अब अपन बात करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उनको कैसे पता करेंगे? उसके लिए आता है एस एनालिटिकल मेथड, SASH, एस जो राख होता है ना जलने के बाद जो बचता है एस, उससे एस एनालिटिकल मेथड। उसमें क्या करते हैं, किसी भी टिश्यू का, चाहे वो लिविंग जो होता है, वो लिविंग टिश्यू का ड्राई वेट लेते हैं। ड्राई वेट, ड्राई में तो सूखा, मतलब कोई भी जब किसी का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को निकालना है, उसका एनालिसिस करना है, तो उसका ड्राई वेट लेंगे। ड्राई वेट कैसे? जैसे किसी लीफ का निकालना, किसी लीफ का या एनिमल सेल का, उसको पहले ड्राई करते हैं, सूखा करते हैं। ठीक है, उसको हीट करते हैं। उसको ड्राई कैसे करेंगे? तो हीट करेंगे। अब हीट करने के बाद जो उसके अंदर कार्बन्स है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कार्बन्स है, वो तो CO2 बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा और वो सारे गायब हो जाएंगे। वो हो जाएगा अब ड्राई। अपने को लेना है ड्राई वेट। अब उसको अपन फिर से जलाएंगे, उसको हीट करके जलाएंगे। जलने के बाद आपको पता है एस बन जाएगा। अब उस एस को अपन चेक कर लेंगे, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है वो चेक कर लेंगे। तो इनऑर्गेनिक को चेक करते हैं एस एनालिटिकल मेथड से। ठीक है, बाकी जो किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके लिए मैंने बता दिया एनालिटिकल मेथड होता है जिसको एसिड के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी समझा दिया, एक बार फिर से आप समझा दिया। अब देखो ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने किया, इसको आपको नोट करना है। ऐसे नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके रख लिए, आपको नोट्स बनाने, कॉपी में लिखना है सारे, और जब भी क्लास ओपन होगा मैं चेक करूंगा, तो आपको इसको नोट्स में बनाना है। देखो बायोमोलिक्यूल्स, इसका डिफिनेशन, ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स that present in living tissue called biomolecules. All living and non-living are made up of small elements or compounds like carbon, hydrogen, oxygen and other elements. Carbon and hydrogen is higher in living than non-living. उसके बाद है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन कैसे एनालिसिस करते हैं? When any living tissue कुछ भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स या लीवर, एनिमल्स का या प्लांट्स का, कुछ भी। Living tissue is grind with trichloroacetic acid Cl3CCOOH and then filtered it. उसको पहले ग्राइंड कर लेंगे एसिड के साथ, फिर उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद आफ्टर फिल्ट्रेशन एसिड सॉल्युबल, जो एसिड सॉल्युबल होगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एसिड इनसॉल्युबल, इसको बोलते हैं रिटेंटेट।
जो एसिड इंसॉल्व होता है उसको बोलते हैं रिटेंटेट, कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स पॉलीसेकेराइड, जो मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। देखो अब ये बायोमोलिक्यूल्स मैंने बता दिया है, दो टाइप का होता है, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो एसिड सॉल्युबल्स होते हैं, इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, और मैक्रो एसिड इंसॉल्युबल होता है, इसको रिटेंटेट बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, मैक्रो का 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। इसका एग्जांपल एमिनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेस, मोनोसेकेराइड्स, सल्फेट, फॉस्फेट, ये वे थोड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यही एमिनो एसिड्स, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके एक चेन बनाते हैं, बन जाते हैं प्रोटीन, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स मिलके बन जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, शुगर, ये सब मिलके बन जाते हैं डीएनए, आरएनए, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर मैंने एक नोट डाल दिया लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ड्यू टू इनसॉल्युबल नेचर इट इज ऑब्टेन्ड इन मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मोलिकुलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन। इट इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसको अपन कहेंगे नहीं ये सॉल्युबल नहीं है तो मैक्रो है, लेकिन मैक्रो ही होगा ऐसा नहीं कर सकते। अपन डिसाइड करते हैं किस बेस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो माइक्रो होगा, वो माइक्रो बोलेंगे तो मोलिकुलर वेट पे, लेकिन माइक्रो होगा इसका मतलब एसिड सॉल्युबल होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल होता है, मैंने बता दिया रीजन क्या है। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एनालाइज्ड बाय एस एनालिटिकल मेथड। अब एस एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले ड्राई वेट ऑफ लिविंग टिश्यू का ड्राई वेट लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट, देन दिस टिश्यू फुल्ली बर्न सो कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O वेपर रिमूव। जो कार्बन होता है मैंने बता दिया वो CO2 बन जाता है, और हीट करने के बाद जो वाटर होता है वो वेपर बन जाता है। उसका मैंने इसके ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने ऊपर लिख दिया है प्रोडक्ट इज कॉल्ड S। अब S के अंदर क्या होता है, इट हैज कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, etc। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर है नहीं, जिसने नोट नहीं किया है उसको नोट कर ले। ठीक है, और जिसको समझ में ना आए तो आप मेरे को ग्रुप में या फिर मेरे को स्पेशली आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वैसा कुछ है नहीं, मैंने पहले ही समझा दिया, आज फिर से मैं दोबारा समझा दिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।